हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमान और आज हम शुरू करने वाले हैं आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जो है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपलोड कर देती हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सेकंड पार्ट की। ये पार्ट में जो है हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और उसके बाद जो है हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या अप्रोचेस होती है टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, हमें क्यों ज़रूरत है कंपेयर करने की और किस तरीके से जो है हम कंपेयर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। अगर आप सेमेस्टर सेकंड या सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आप एनईपी के स्टूडेंट हैं एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के नोट्स। अगर तो बात करते हैं स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। तो अभी तक की जो हमने पढ़ा था उसके बारे में जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अब बारी है कि अब जो है हम इसके कुछ लिमिटेशंस को भी जो है समझे। ठीक है, तो क्या लिमिटेशंस होते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के, तो वो हम समझते हैं। पहली बात तो ये होता है कि इसे बहुत बार जो क्रिटिसाइज किया गया। क्यों क्रिटिसाइज किया गया? पहला जो एक पॉइंट आप लिख सकते हो उसमें वो होता है यूरोसेंट्रिज्म। ठीक है, यूरोसेंट्रिज्म के बेसिस पे इसको क्रिटिसाइज किया गया। कैसे? तो देखिए, ऐसा बताया जाता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है, ठीक है, इसमें आप यूरोपियन कंट्रीज ले लीजिए या अमेरिकन कंट्रीज ले लीजिए, तो वो सारी कंट्रीज क्या करती है, अक्सर आपने देखा होगा कि जो ईस्टर्न कंट्रीज होती है उसको जो है कहीं ना कहीं बताती है कि ये जो ईस्टर्न कंट्रीज है ये सारी की सारी क्या है, ये पुरानी जमाने की कंट्रीज है, और जो हमारी कंट्रीज है वो कैसी है, हमारी कंट्रीज जो है वो न्यू है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो यूरोसेंट्रिज्म है ये आपको देखने को मिलेगा जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आप स्टडी करेंगे। और इससे ही जो है कहीं ना कहीं जो है हेजेमनी जो है यूरोप की जो है क्रिएट होती है। दूसरी एक पॉइंट जो है जो कि दिया जाता है बाय रॉय सी मैक्रेडिस, वो बताते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो जो है ना नॉन कंपैरेटिव होती है। जैसे कि आपको पता होगा, आगे हम पढ़ेंगे, जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन के हम दो अप्रोचेस को फॉलो करते हैं। एक जो नेचुरल अप्रोच चलती आ रही थी बहुत टाइम से, एरिस्टोटले के टाइम से चलते आ रही थी, वो थी ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, जिसमें हम हर कंट्री के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देते थे। ठीक है, और अब जो न्यू अप्रोचेस आ गई है वो होता है मॉडर्न अप्रोचेस, जिसमें हम कुछ मॉडर्न इंडिकेटर्स यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मॉडर्न अप्रोचेस में क्या होता है कि आपका एक बहुत ज़्यादा सिंपल वे होता है कि ये चीज़ें हैं, ये इंडिकेटर्स है, इसको आपको कंपेयर करना है। तो दो अप्रोचेस होती है ब्रॉडली अगर हम देखें, और फिर हर एक अप्रोच के अंदर बहुत सारी अप्रोचेस होती है। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस के अंदर भी बहुत सारी अप्रोचेस होती है, ठीक है, और मॉडर्न अप्रोचेस के अंदर भी बहुत सारी अप्रोचेस होती है। तो वो हम आपको आगे पढ़ाऊंगी, आपका सेकंड चैप्टर जो है वो उसी बारे में है। अभी के लिए आपको इतना समझना है कि रॉयसी मैक्रेडस बताते हैं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस है। कैसे? तो पहली बात तो ये है कि जब आप ट्रेडिशनल अप्रोच को पढ़ते हैं तो ट्रेडिशनल अप्रोच में एक चीज़ ये आती है कि आप जो है जब एक कंट्री के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं और दूसरी कंट्री के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर देखने को मिलता है कि एक बायसनेस आपको देखने को मिलती है। तो इसलिए वो बताते हैं क्योंकि हर एक कंट्री, मैंने आपको बताया था, अलग अलग होती है। इंडिया की सोशल कंटेक्स्ट अलग है, यूएस का सोशल कंटेक्स्ट अलग है। तो इसलिए रॉय सी मैक्रेडिस के अकॉर्डिंग आप जो है दो कंट्रीज को जो है कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दे बोथ कैन नॉट बी कंपेयर्ड, बिकॉज उनका कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, जनरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है जिसके बेसिस पे आप जो है उसे कंपेयर कर सके। तो यहाँ तक कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि रॉय सी मैक्रेडिस क्या जो है क्या देते हैं लिमिटेशन ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच। अगर आपको आता है कि क्या क्या लिमिटेशंस है तो उसमें आप ये रॉयसी मैक्रेडिस का पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं। दूसरा एक जो क्रिटिक या फिर लिमिटेशन जो कि बताते हैं मैक्रेडिस, वो ये बताते हैं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है वो पैरोकियल होती है। देखिए, पैरोकियल मतलब क्या होता है, संकीर्ण होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ जब आप किसी भी एक कंटेक्स्ट में देख रहे हो, दूसरा पॉइंट कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, उसको हम संकीर्णता कहते हैं। तो मैक्रेडिस बताते हैं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा संकीर्ण होती है, ये बात वो बताते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है आपको कि जितनी भी आपकी मतलब जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है, उन्होंने पहली बात तो ये जब स्टडीज़ की चालू की तो उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं जो ईस्टर्न कंट्रीज है उसकी जितनी भी चीजें हैं उन सबको इग्नोर कर दिया। ठीक है, मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस है उसके अंदर बहुत सारे जो ऐसे मेथड्स है स्टडी के, वो बहुत ज्यादा स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब क्या होता है? स्टैटिक मतलब ऐसी चीजें होती है जो चेंज नहीं होती, ठीक है, ओवर द टाइम। तो स्टैटिक होती है, लेकिन सोसाइटी कैसी होती है? सोसाइटी तो चेंज होते रहती है। ठीक है, सोसाइटी चेंज होते रहती है, उसमें ग्रोथ होते रहती है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी के अंदर चेंज होते रहती है, और इसी कारण की वजह से मैक्रेडिस बताते हैं कि ये जो चेंज हो रहा है, ये जो ग्रोथ हो रहा है, इसको जो है कहीं ना कहीं जो है समझ पाने के लिए ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो क्या है, इनसफिशिएंट है। तो इसलिए आपको ये बताया जाता है कि मैक्रेडिस ये बताते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, पैरोकियल है, और साथ साथ जो है ये स्टैटिक है, और साथ साथ ये जो है मोनोग्राफिक है।
ठीक है, मतलब ये जो है इनसफिशिएंट है कोई भी सिस्टम को स्टडी करने के लिए। यहाँ तक कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक और जो क्रिटिक हमें मिलता है वो मिलता है नीरा चैंडोक द्वारा। वो बताते हैं कि किस तरीके से, मतलब जैसे कि इतना बड़ा ट्रेडिशनल अप्रोचेस में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव चीज़ों को जो है एनालाइज किया जाता है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो फिर क्या होता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसे जो है रिड्यूस किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे साइंस जो है वो किस पे बिलीव करती है, रिडक्शनिस्ट पे बिलीव करती है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स थ्योरीज को जो है बिल्कुल स्मॉल और स्मॉल प्रूफ होने वाले यूनिवर्सल लॉज के रूप में जो है मैथमेटिकल इक्वेशंस के रूप में रिड्यूस करती है। ठीक है, तो वैसे ही जो है बात करते हैं नीरा चैंडो कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा कुछ ऐसे वेरिएबल्स जो प्रूफ हो सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एवरेज मॉर्टेलिटी रेट देख लीजिए, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट देख लीजिए, ठीक है, एक जगह का आप देख लीजिए कि मैटरनल मोर्टलिटी रेट कितना है, इंडिया का कितना है, अमेरिका का कितना है, आप वो कंपेयर कीजिए। तो कुछ ऐसे फिनोमिना जो आप कंपेयर कर सकते हैं, मैथमेटिकल फिनोमिना, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे एज कम्पेयर टू अगर आप जो है कोई बड़ी सी ट्रेडिशनल अप्रोच को स्टडी कर रहे हो। तो आप देखेंगे जैसे जैसे साइंस का ग्रोथ होते जाता जा रहा था 1950s ऑनवर्ड्स, आपको दिखेगा कि धीरे धीरे ट्रेडिशनल अप्रोच से जो है लोग बिहेवियरल अप्रोच पे मूव कर रहे थे। बिहेवियरल अप्रोच मतलब क्या? बिहेवियरल अप्रोच मतलब यही होता है, एक साइंटिफिक अप्रोच होता है जो बताता है कि जो सोशल फिनोमेना है उसे आप साइंटिफिक मेथड के थ्रू जो है समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं? सोशल फिनोमेना को आप साइंटिफिक मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि हर चीज़ जितनी भी, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ये डिबेट, अगर आपने पढ़ा है तो आपने मॉडर्निस्ट डिबेट पढ़ा होगा, उसमें आपने फिर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया था किस तरीके से एक स्कूल ऑफ थॉट किस पे बिलीव करता है, नॉर्मेटिव स्कूल ऑफ थॉट होता है, एक जो होता है एम्पेरिकल स्कूल ऑफ थॉट होता है। एम्पेरिकल एम्पेरिकल स्कूल ऑफ थॉट में आते हैं बिहेवियरलिस्ट। बिहेवियरलिस्ट क्या कहते हैं कि हर चीज़ को आप सैम्पलिंग कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो, इंटरव्यू कर सकते हो और हर चीज़ का आप एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, हर चीज़ की क्वांटिटी को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, क्वांटिफाई कर सकते हो और जनरलाइज कर सकते हो। लेकिन यही चीज़ को क्या कौन कौन कॉन्ट्राडिकेट करता है? यही चीज़ को कॉन्ट्राडिकेट करने वाले जो होते हैं वो ये मानते हैं कि नहीं, आपको क्या ज़रूरत है, आप हर चीज़ को जो है सोशल सोशल रियलिटी में आप हर चीज़ को साइंटिफिक मेथड से नहीं देख सकते, थोड़ा बहुत वैल्यू बेस्ड आपको चीज़ों को देखना पड़ता है। और वो होते हैं नॉर्मेटिव स्कूल ऑफ थॉट या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, तो आपको मैंने बताया दोनों भी ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच में यही जो है डिफरेंसेस है। क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच का बहुत सारा जो है क्रिटिसिज्म हुआ और उसके बाद जो है आपको देखने को मिलता है कि मॉडर्न अप्रोच का जो है ग्रोथ होता है। यहाँ तक कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी कंटेक्स्ट में बहुत सारी स्टडीज भी की जाती है, जैसे कि एक स्टडी की गई थी, जैब्रियल एलमंड द्वारा। उसमें बताया जाता है कि ये जो स्टडी है ये एथनोसेंट्रिक है। अगेन एथनोसेंट्रिक मैंने आपको बताया था, ऐसी ऐसी स्टडीज जो कि सिर्फ और सिर्फ यूरोप के अकॉर्डिंग, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर नेशन है उसको फेवर कर रही है, यूरोसेंट्रिज्म आप कह सकते हैं। तो एथनोसेंट्रिक इसलिए है बिकॉज ये बता रही थी कि कंसेंचुअल डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन आज के टाइम पे इसको भी चैलेंज किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जो होती है गवर्नमेंट जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा था इस स्टडी में कि जो मैक्सिको का कल्चर है, मैक्सिको के कल्चर को कंपेयर किया गया था यूनाइटेड स्टेट के कंपैरिजन में, और बताया जा रहा था कि लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो ज़्यादा बेटर है। और क्योंकि मैक्सिको में वन पार्टी सिस्टम था उस टाइम पे, तो उससे कंपैरिजन करके बताया जा रहा था कि मैक्सिको से बेटर जो है यूनाइटेड स्टेट की लिबरल डेमोक्रेसी मैक्सिको से कई ज़्यादा बेटर है। ऐसा बताने के पीछे ये कहने का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर नेशन को फेवर करने की कोशिश की जा रही है। जैसे आप अगर इंडियन हो, ठीक है, आपको बचपन से इंडिया की तारीफ पढ़ाई गई है। अब अगर आप इंडिया को कंपेयर करेंगे दूसरी कंट्री से, आप कहेंगे हमारे इंडिया में तो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम है, ये है वो है, ठीक है, और आप बोलेंगे नहीं ऐसा है, बहुत फ्रीडम है, तो फिर आप जो है कहीं ना कहीं एथनोसेंट्रिक के शिकार हो जाएंगे, बिकॉज आप अपने खुद की कंट्री के बारे में ज़्यादा बायस्ड है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगी इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब एक पॉइंट आता है हमारे दिमाग में कि हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम को हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि कंपैरिजन करना ह्यूमंस की नेचुरल आदत होती है। ठीक है, जब हम बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करते हैं, हम स्ट्रीम्स को कंपेयर करते हैं, करियर को ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं,
क्लोथ को कंपेयर करते हैं, फ़ोन्स को कंपैरिजन करते हैं, हर चीज़ का कंपैरिजन करते हैं। बट पॉलिटिक्स एक बहुत ज़्यादा एवर इवॉल्विंग डोमेन है और इसको और ज़्यादा कंपैरिजन करने की ज़रूरत है, ठीक है? बिकॉज़ इसका जो कंपैरिजन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है लाइफ की जो कि सारी फील्ड ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो वैसे ही जो है टॉड लैंडमैन जो है बताते हैं कि 4 रीज़न है कि हम कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं। मतलब कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसके रीज़न्स होते हैं। तो कंपैरिजन करने के 4 रीज़न्स उन्होंने बताए थे। पहला रीज़न था कॉन्टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन, ठीक है? पहला रीज़न क्या था? कॉन्टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन। दूसरा रीज़न है क्लासिफिकेशन, तीसरा रीज़न है हाइपोथेसिस टेस्टिंग और चौथा रीज़न है प्रेडिक्शन। तो ये चारों रीज़न्स को जब आप समझेंगे तो आपको चीज़ें जो है और क्लियर हो जाएगी। तो पहला रीज़न समझते हैं कॉन्टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन। पहली बात तो आप एक कंट्री में रहे हैं, ठीक है? आप मोस्टली ह्यूमन जो है एक कंट्री में ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी बिताता है या मैक्स टू मैक्स 2 या 3 कंट्रीज़। तो जब आपको अगर आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, ठीक है? तो आपको ज़रूरत है कि सिर्फ़ आपकी कंट्री छोड़कर आप दूसरी कंट्रीज़ के बारे में समझें। तो कॉन्टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन मतलब ये कहता है कि आप एज़ अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, अगर आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरी कंट्रीज़ कैसी है, दूसरी कंट्रीज़ का सिस्टम कैसा है, दूसरी कंट्रीज़ का गवर्नमेंट कैसी है, ठीक है? तो ये चीज़ समझने के लिए आपको कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? और इसलिए जो है ये बताया जाता है कि जब हम एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं और दूसरी कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इससे जो है फिर हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो ये एक रीज़न होता है कंपैरिजन का, ठीक है? यहाँ तक के क्लियर है? दूसरा रीज़न होता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन ये होता है कि जब हम जैसे कि आप बोलते हैं ना कि आपके पास तरबूज पड़ा है, आम पड़ा है, ठीक है, सब कुछ पड़ा है, आपने इसको फ्रूट्स क्लासिफाई कर दिया। इसका मतलब ये थोड़ा ना होता है कि ये सब चीज़ें सेम है, बट आपने इसको क्लासिफाई कर दिया एज फ्रूट्स और कुछ चीज़ों को आपने क्लासिफाई कर दिया एज वेजिटेबल्स, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो कंट्रीज जो है, मैंने आपको पहले बताया था, ऊपर एग्जांपल दिया था, सेम एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि एक कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एक कंट्री में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इसमें आप बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए इंडिया और यूएस, दोनों को आप डेमोक्रेसी के रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको जो है सिंपल कर सकते हैं क्लासिफिकेशन के द्वारा। जैसे कि आपको पता है एरिस्टोटले फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस समझे जाते हैं। उन्होंने 158 सिटी स्टेट्स लिए थे। उस टाइम पर जो है सिटी स्टेट्स बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, ठीक है? तो उन्होंने सब सिटी स्टेट्स को 6 कैटेगरी में बांट दिया था और ये आपकी जो है कैटेगराइजेशन है। सोचिए 158 सिटी स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने पढ़े थे उस टाइम पर। तो ये चीज़ पढ़ने की क्या ज़रूरत थी उन्हें, और क्या ज़रूरत थी कि उन्होंने इतना सारा जो है क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने 6 कैटेगरीज में से बांटा और इसलिए बांटा ताकि वो बता सके कि कौन सी चीज़ें जो है, कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है अच्छे हैं और कौन से जो है करप्ट है। इंटरेस्टिंगली उनके टाइम पे उन्होंने जो है डेमोक्रेसी को करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया था। जैसे कि आप देख सकते हैं एक चार्ट में, उन्होंने बताया था 2 तरीके से, एक तो गुड है होते हैं, एक होते हैं करप्ट। उसमें उन्होंने बताए थे 3 तरीके के ऑप्शंस। एक होते हैं जिसमें रूलर एक है, इसमें रूलर्स कुछ होते हैं और इसमें बहुत सारे रूलर्स होते हैं। तो मोनार्की में एक ही किंग होता है, ठीक है? तो उन्होंने बताया कि ये गुड है, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है? एक किंग रहेगा तो एटलीस्ट कंफ्यूजन तो नहीं होगा। फ्यू मतलब कुछ लोग रहेंगे, तो एरिस्टोक्रेसी मतलब कुछ लोग रूल कर रहे हैं। उसके बाद मैनी मतलब बहुत सारे लोग रहेंगे तो एक पॉलिटी बन जाता है। उसके बाद उन्होंने बताया था करप्ट क्या हो सकता है। करप्ट उन्होंने बताया था टायरनी, उसके बाद ओलिगार्की, और फिर उन्होंने बताया था डेमोक्रेसी, मतलब बहुत सारे लोग जो है रूल कर रहे हैं। तो इसमें जो है क्या चांसेस ज़्यादा है कि लोग जो है वो करप्ट हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने 6 तरीके से 158 कंट्रीज को, कंट्रीज आप बोल सकते हैं उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पे अलग अलग तरीके से रूल किया जाता था ना हर सिटी स्टेट पे। तो आप कंट्री समझ लीजिए आज के कॉन्टेक्स्ट में। तो उन्होंने इतनी सारी जो 158 सिटी स्टेट्स है उसको कंपेयर किया और फिर उनका जो है उन्होंने कंपैरिजन दिया। तो ये तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है? एक पॉइंट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जैसे कि आप रिसर्च करते हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत होती है कि जब आप कोई इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं, ठीक है? तब आप समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन जो आप निकाल रहे हैं ये फाइनली अच्छी है, ये सही है या नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप क्या करते हैं? हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप ये करते हैं कि जब आप कोई भी तरीके के फैक्टर्स को लेते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज़ करते हैं और फिर आप जो है फाइनल
लॉजिक जो है निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ क्या करती है, इस चीज़ के लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो है डिफरेंट सिस्टम्स को, पॉलिटिकल सिस्टम्स को पढ़ें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने हाइपोथेसिस दिया, ठीक है, आपने क्या हाइपोथेसिस दिया कि आपने हाइपोथेसिस दिया कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आपने इसको टेस्ट किया, तो टेस्ट करने के बाद क्या होता है, जब आप टेस्ट करते हो बहुत सारे कंट्रीज़ में जहाँ पर डेमोक्रेसी है, वहाँ पर आपने सैंपल सर्वे किया, वहाँ पर आपने बहुत सारे इंडेक्सेस निकाले, बहुत सारी चीज़ें आपने की, ठीक है। उसके बाद हमने बहुत सारी लार्जर पूल ऑफ इंफॉर्मेशन को लिया, और उसके बाद फिर आपने जो है कहीं ना कहीं इसको लेकर जो आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को ऑब्जर्व किया। जब आपने ऑब्जर्व किया तो आपने एक कंक्लूजन निकाला। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेकर कंपैरिजन करते हो, और उसके बाद फिर आप जो है कहीं ना कहीं रिसर्च पेपर अपना सबमिट करते हो, तो उसमें आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक कि क्लियर है। चौथा एक पॉइंट है जो है कि है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या हो सकता है। जब हम बहुत सारी कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं, तो अक्सर जो है हमारी कंट्रीज़ के बारे में प्रिडिक्शन आते हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो प्रेडिक्शन हम किस चीज़ का करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जब इंडिया आज़ाद हुई, ठीक है, तो बहुत सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जब उस टाइम पे आज़ाद हो रही थी, अगर आप देखेंगे उठाकर, तो आपको देखने को मिलेगा कि या तो वो वन पार्टी रूल में शिफ्ट हो जा रही थी, या तो वो मिलिट्री रूल में शिफ्ट हो जा रही थी, जैसे पाकिस्तान, या फिर वो उसमें कहीं ना कहीं नेपाल, जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत सारी कंट्रीज का जो है ओवरथ्रो हो जा रहा था डेमोक्रेसी का। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, तो हमारा कंट्री का एक प्रिडिक्शन था कि इंडिया भी बहुत टाइम तक के डेमोक्रेसी नहीं फॉलो कर पाएगी। तो इस तरीके का जो प्रिडिक्शन जो एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए बनाया जाता है, वो कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज करके बनाया जाता है। तो बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि जो प्रिडिक्शन है वो सही हो, बिकॉज का नाम ही प्रिडिक्शन है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम जो है फिर भी प्रिडिक्शन करते हैं, ताकि हम कुछ चीज़ों को, फ्यूचर को जो है हम जज कर सकें। तो प्रिडिक्टेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर माना जाता है। अब बात करते हैं हेग, हेरोप एंड मैककॉमरिक की। तो तीनों के तीनों जो है वो बताते हैं दो मेजर पर्पस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, दो रीजंस होते हैं। एक तो बताते हैं कि जब आप पॉलिटिकल वर्ल्ड को पढ़ रहे हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे बढ़ेगी जब आप कंपेयर करेंगे। और दूसरा रीजन वो बताते हैं ताकि आप पॉलिटिकल आउटकम्स को प्रिडिक्ट कर सकें। सिमिलरली न्यूटन एंड वैन डेथ जो है वो तीन इंपॉर्टेंट रीजंस बताते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ने के लिए। वो बताते हैं कि जब तक आप खुद की कंट्री आप जब तक नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप दूसरी की कंट्रीज नहीं समझ रहे। अगर आप इंडिया को एज एन आइसोलेशन में देखेंगे, तो आप कैसे समझ पाएंगे कि इंडिया में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक है, आप प्रोस एंड कॉन्स कैसे समझ पाएंगे। जब आप समझ पाएंगे तभी तो आप अपनी गवर्नमेंट को कहेंगे ना कि ये चीज़ देखिए, वो गवर्नमेंट से सीखिए, ऐसा आप कह सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि जब आप दूसरी कंट्रीज को समझते हैं, तो आपको ये भी समझना है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके इंस्टीट्यूशंस क्या है, ये सब चीज़ें भी आपको समझना है। और मतलब जब तक आप प्रॉपर कंपैरेटिव मेथड को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप जनरलाइजेशन पे नहीं आ सकते। तो यहाँ तक के हमारा जो पॉइंट था कि हम क्यों पढ़ते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, के अंदर हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए। एक तो हम प्रिडिक्शन करते हैं कि किस तरीके का पॉलिटिकल आउटकम होने वाला है, ठीक है, एक प्रिडिक्शन करने के लिए। एक जो है हम करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। एक जो है हम करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे कि एरिस्टोटल ने किया था। एक हम करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंटेक्चुअल डिस्क्रिप्शन। तो ये 4 पॉइंट्स जो है टॉड लैंडमैन ने जो है बताए थे कि क्यों हम जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं। अब यहाँ तक के तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्यों स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं हम कैसे स्टडी करते हैं, मतलब मेथड्स क्या होती है कंपैरिजन करने की। तो जब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ कंपैरिजन के बारे में, तो कॉप्स्टीन और लिकबैक जो है वो बताते हैं कि 4 तरीके से आप जो है कंपैरिजन कर सकते हैं, 3 तरीके से कर सकते हैं, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ 3 तरीके की चीज़ें, जैसे कि इंटरेस्ट, आइडेंटिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, 3 तरीके से आप जो है कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें हम समझने वाले हैं कि तीनों चीज़ें क्या होती है। फोकस ऑन इंटरेस्ट, जब आप कुछ कुछ कंपैरेटिव्स ऐसे होते हैं जैसे कि जो इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं। इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं मतलब ये कि जैसे कि वो फोकस करते हैं कि समझ लीजिए मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को देखते हैं, जैसे कि उसका ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस क्या है, या वहाँ की जीडीपी कितनी है। ठीक है, वो कुछ रैशनल कैलकुलेशंस करते हैं कि भाई यहाँ का ये इतना है, वहाँ का वो उतना है। और क्या कहते हैं, मतलब अगर हर इंसान, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कंट्री जाने के लिए कहा गया है, ठीक है, तो आपको बोलेंगे कि वर्ल्ड की आप कोई भी कंट्री जा सकते हो रहने के लिए, तो आप कौन सी कंट्री जाना पसंद करोगे। आपका जो इंटरेस्ट है वो नेचुरली कहीं ना कहीं जो है वो इस चीज़ पे बेस्ड रहेगा कि आप जो है कौन सी कंट्री चूज करोगे अपने जाने के लिए। वो कंट्री चूज करोगे जहाँ का बहुत अच्छा जीडीपी हो,
ठीक है। वहाँ के जो है लाइफ बहुत अच्छी हो, वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा हो, ठीक है, वहाँ की जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज है वो बहुत अच्छी हो, वहाँ की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो बेसिकली इंटरेस्ट जब देखा जाता है, तो इंटरेस्ट जब देखा जाता है तब जो है क्या कहते हैं, एक तरीके का कंपैरिजन होता है, ये होता है फोकस ऑन इंटरेस्ट। लेकिन इसमें जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग कम्युनिटीज का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट थोड़ा सा मिसलीडिंग है, इसलिए हम इसे जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते। सेकंड होता है फोकस ऑन आइडेंटिटीज। तो कुछ लोगों को लगता है कि नहीं भाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक कोई भी रिलीजन के बिलोंग करते हैं और जहां पर आप जा रहे हैं वहां पर वो रिलीजन मेजोरिटी में है, तब आप ये समझेंगे कि भाई मेरा आइडेंटिटी वहां पर है, आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन एंड एथनिसिटी। तो कुछ लोग अपने आप को मानते हैं कि रिलीजन और एथनिसिटी में, जब वो लोग जो है मानते हैं कि जब हम इससे कनेक्टेड फील करते हैं, आप वहां पर जाना पसंद करोगे जहां पर आपके आइडेंटिटी, मतलब आप ऐसा ना हो कि वहां चले गए और वहाँ आप जैसा कोई है ही नहीं और आप बहुत अकेला फील कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग सोचते हैं कि अपना जो इंटरेस्ट होता है वो कैसे होता है, इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी। मतलब हर इंसान जो है जहाँ पर रहता है वो वहाँ पर एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है, और बेसिकली जब वो नई जगह जाना चाहता है तो भी वो जाता चाहता है कि वो एक नई जहाँ वहाँ पर जाए जहाँ पर उसकी आइडेंटिटी जो है वो रिकॉग्नाइज हो, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे इंडिया में बहुत सारी कास्ट बेस्ड और रीजनल रिलीजन बेस्ड पार्टीज बनने लग गई है, ठीक है। जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, वो एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को जो है फोकस करती है। तो लोग क्या सोचते हैं, भले ये कितनी भी करप्ट पार्टी है, हमारे रिलीजन की है, इसको वोट कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि आइडेंटिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब आप कंपेयर कर रहे हो। तो एक रिलीजन, एक जो है नेशन इस्लामिक नेशन है, एक नेशन जो है क्रिश्चियन नेशन है, ठीक है, एक जो है आपका हिंदू नेशन है, समझ लीजिए, तीनों का आप कंपेयर कर रहे हैं। अगर आपकी जो आप जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं आप वहाँ जाना पसंद करेंगे, अगर आप बाकी सारी चीज़ें जो है सेम रहेगी, या फिर बाकी सारी चीज़ें अगर आप नहीं भी फोकस कर रहे हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी पे फोकस करेंगे। थर्ड थिंग जो हम बात करते हैं वो है फोकस ऑन इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है कि एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स कहते हैं कि नहीं भाई, ना ही मतलब ना ही आपका मटेरियल इंटरेस्ट मैटर करता है, ना ही आइडेंटिटी मैटर करती है, मैटर ये करता है कि वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसा है। जैसे कि अगर आपको कोई कहेगा कि आपको नॉर्थ कोरिया जाना है, चाइना जाना है, या फिर अगर आप कोई अच्छी कंट्री, जैसे कि मतलब आप ऐसी कंट्री जाना चाहोगे जहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे, या फिर जो है डिक्टेटरशिप रहे, ऐसी कंट्री जाना चाहोगे, या फिर ऐसी कंट्री जाना चाहोगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा लिबरल हो, डेमोक्रेसी हो, वहाँ जाना चाहोगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर भी आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग तरीके का अलग अलग तरीके के सिस्टम होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, यूएस के अंदर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, ठीक है, जर्मनी के अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, ठीक है। और दोनों का अलग अलग, दोनों कंट्री डेमोक्रेटिक है, लेकिन दोनों का पॉलिटिकल लाइफ और पॉलिटिकल कल्चर बहुत ज़्यादा अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि वो इस चीज़ पे कंपैरिजन करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर करते हैं कि वहाँ का इंस्टीट्यूशंस, कहाँ के इंस्टीट्यूशन ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, कहाँ पर थोड़ा डिक्टेटरशिप टाइप है और कहाँ पर जो है थोड़े से रूल्स जो है वो थोड़े से सिटीजन्स के लिए अच्छे हैं। तो ये चीज़ को कंपेयर करते हैं एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स। यहाँ तक के क्लियर है। उसके अलावा यही आंसर जो है जेएस मिल से भी पूछा गया था कि कैसे कंपेयर किया जाए। तो उन्होंने जो है इन जनरल बताया था हाउ टू कंपेयर। तो उन्होंने 5 तरीके बताए थे कंपैरिजन के। पहला तरीका उन्होंने बताया था मेथड ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट मतलब जैसे कि आप दो चीज़ें हुई, ठीक है, दो चीज़ों को आपको कंपेयर करना, दोनों चीज़ों में क्या चीज़ सेम है, मिलती जुलती है, आप वैसे कंपेयर करो। मेथड ऑफ डिफरेंस, ये अक्सर आपको बचपन से करवाया जाता है ना कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताया जाए, ठीक है। डिफरेंस मतलब दो और दो से ज़्यादा कंट्रीज या दो से ज़्यादा इवेंट्स को में क्या डिफरेंस है वो बताया जाए। जॉइंट मेथड मतलब दोनों को मिला दिया जाए, डिफरेंस भी बताया जाए और जो है सिमिलैरिटीज भी बताई जाए, ठीक है। मेथड ऑफ रेसिड्यूज, तो मतलब इसमें आप देखेंगे कि क्या जो है बेसिकली कॉज रहा है और फिर अफेक्ट रिलेशनशिप। और उसके बाद हम देखेंगे कि मेथड ऑफ कॉन्कॉमिनेंट वेरिएशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, वैसे ये सब चीज़ें आपके काम की नहीं है, बट कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर आप दो चीज़ें जो वेरिएबल है, ठीक है, दो वेरिएशंस है, उसके बीच में क्या रिलेशन है वो आप निकालेंगे, ठीक है। मतलब इंडिया का 10 साल में इतना ग्रोथ हुआ,
यूएस का 10 साल में इतना ग्रोथ हुआ, ये दोनों वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो आप निकालेंगे। इसमें से जो जॉइंट मेथड है एग्रीमेंट और डिफरेंस की, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम स्टडी करते हैं, इसके बारे में आपको पता है, ठीक है। और मेथड ऑफ डिफरेंस हो या फिर आप देखेंगे मेथड ऑफ सिमिलैरिटी, मेथड ऑफ एग्रीमेंट, ये दोनों चीज़ें हम स्टडी करते हैं जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और डिफरेंट तरीके हो सकते हैं कंपैरिजन के, जैसे कि हो सकते हैं स्पेशियल या क्रॉस सेक्शनल तरीका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया और कनाडा को कंपेयर कर लिया जाएगा, तो ये हो गया स्पेशल या क्रॉस सेक्शनल तरीका, दो अलग अलग सिस्टम। लॉन्गिट्यूडनल तरीका मतलब इंडिया में ही कंपैरिजन किया जाएगा जब कांग्रेस का फेज था और जो दूसरी पार्टी आई, या फिर समझ लीजिए कांग्रेस का फेज है और कोalitional पॉलिटिक्स का फेज है, दोनों को कंपेयर किया जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल फेज हो गया। फंक्शनल फेज ये हो जाएगा कि जब पर्टिकुलरली एक टेरिटरी से लिमिटेड नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ही गवर्नमेंट है, उसमें आप ये चीज़ को रूल कर रहे हो कि देख रहे हो कि एक गवर्नमेंट किस तरीके से मिलिट्री पे खर्चा कर रही है और किस तरीके से जो है एजुकेशन पे खर्चा कर रही है, इस पे जो है इस चीज़ पे भी जो है कंपैरिजन हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से आजकल कंपैरिजन किए जा रहे हैं। तो अब जो मेथड्स हम निकालने वाले हैं कंपैरेटिव मेथड को स्टडी करने के लिए ऑफ पॉलिटिक्स, वो हम यूरोसेंट्रिज्म से थोड़ा हटकर जाने वाले हैं। देखिए यूरोसेंट्रिज्म मैंने आपको जैसे कि पहले समझाया कि किस पे बेस्ड होता है। यूरोसेंट्रिज्म इस पे बेस्ड होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो यूरोप है उसके अंडर जितनी भी कंट्रीज है उनको जो है बताता है कि ये चीज़ जो है हम क्या है, पावरफुल है, हम डोमिनेंट है और हम जो है कहीं ना कहीं क्या है, सुप्रीम है। तो इस चीज़ को चैलेंज करना बहुत ज़्यादा आपको जो है ज़रूरी है। और इस चीज़ को चैलेंज करने के लिए बहुत सारे तरीके जो है निकाले जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि यूरोसेंट्रिज्म है क्या। यूरोसेंट्रिज्म पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वेस्ट पे फोकस करेगा, बाकी सारे वर्ल्ड पे फोकस नहीं करेगा। अगर करेगा भी फोकस तो किस कंटेक्स्ट में करेगा, वो कहेगा कि बाकी सारा जो वर्ल्ड है वो लेस सिविलाइज्ड है या फिर एक्सोटिक है, डिफरेंट है या इंफीरियर है, जैसे कि वाइट मैन बर्डन का जो थ्योरी थी, ठीक है। तो इसलिए यूरोसेंट्रिज्म कहीं ना कहीं जो है उनके कल्चर, उनके सिविलाइजेशन, उनकी रेस से जो है कहीं ना कहीं क्या है, बायस है उनके फेवर में, ठीक है। और इसलिए जो है थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव की हमें ज़रूरत पड़ी 1940s 1950s के अंदर, जो है हमें ज़रूरत पड़ी जब कॉलोनियल कंट्रीज़ जो है आज़ाद हो रही थी, उस टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ी कि हम जो है स्टडी करें कि व्हाट इज़ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, मतलब जिन्हें थर्ड वर्ल्ड मना माना मना मतलब बोल दिया गया है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, इनके बारे में हमें समझने की ज़रूरत पड़ी। और जब हम पढ़ने लगे ना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में, तब हमें समझ में आया कि कितनी सारी कंट्रीज है जो बहुत डिफरेंट है कल्चर में, और वहाँ का कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और उसकी स्टडी करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव को समझने के लिए पॉल बेरान ने जो है 1966 में मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सरप्लस को यूज़ किया। अगर आपने मार्क्सिज्म पढ़ा है तो आपको पता होगा मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सरप्लस क्या होता है। मार्क्स बताते थे, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी यहाँ पर, कि जो जितना भी कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है उसमें बहुत सारा सरप्लस प्रोडक्शन होता है, ठीक है। मतलब जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो सरप्लस होती है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। और ये सब सरप्लस प्रोडक्शन जो है अकॉर्डिंग टू मार्क्स यही जो है क्या बनता है, प्रॉफिट बनता है फॉर द प्रोड्यूसर्स। मतलब ये कि जब ये मार्केट में बिकता है तो इससे जो प्रॉफिट होता है ये किसको मिलता है, ओनर्स को मिलता है, ना कि किसको मिलता है आपको, ना कि किसको मिलता है जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, जो एक्चुअल प्रोड्यूसर्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो वर्कर्स है वो क्या है, एक्चुअल प्रोड्यूसर्स है। तो एक्चुअल प्रोड्यूसर्स को जो है कोई भी तरीके का बेनिफिट नहीं मिल रहा है और सारा बेनिफिट कौन ले जा रहा है, ओनर ले जा रहा है। तो यही चीज़ को आगे बढ़ाते हुए पॉल बेरान जो कि एक मार्क्सिस्ट स्कॉलर थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से यही कैपिटलिज्म की वजह से जो है जो कंट्रीज है जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है आज के टाइम पे नहीं, उस टाइम टाइम पे 1966 में, जो कि उस टाइम पे आज़ाद हो रही थी फ्रॉम द वेस्टर्न कॉलोनियल पावर्स। तो वो जो कंट्रीज जो आज़ाद हो रही थी फ्रॉम वेस्टर्न कॉलोनियल पावर्स, वो कंट्रीज किस तरीके से जो है प्रॉब्लम से जूझ रही है कैपिटलिज्म के। बिकॉज कैपिटलिज्म के होने की वजह से क्या हुआ है, कहीं ना कहीं जो है आपको देखने को मिला कि कैपिटलिज्म होने की वजह से बहुत सारी कंट्रीज जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट हो गई, ठीक है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ऑलरेडी एक डिपेंडेंसी चल रही थी, ठीक है, डिपेंडेंसी चल रही थी। मतलब इंडिया आपको पता है जब आज़ाद भी हुई तब भी, लेकिन उसके बावजूद इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है बहुत टाइम तक के अराउंड 1960s में जब हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, तब जाकर जो है हम क्या हुआ, हम जो है इंडिपेंडेंट हुए इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स। उससे पहले क्या था, हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। और ये सिर्फ हमारी कंट्री की बात नहीं, बहुत सारी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात है। उसके अलावा इसमें जो है एशियन कंट्रीज़ भी बहुत सारी है जो कि जो है बहुत टाइम से कॉलोनियल पावर का
कॉलोनियल मतलब जितनी भी कॉलोनियल पावर थी उनकी कॉलोनीज रह चुकी है, उन सबका यही हाल था। तो कहने का मतलब ये है कि जो कैपिटलिज्म था इससे फायदा किसको हुआ, कॉलोनियल पावर्स को हुआ, और नुकसान किसका हुआ, थर्ड वर्ल्ड का कंट्रीज का हुआ। अब नुकसान तो हो गया, उसके बावजूद अब नुकसान के जो मतलब मेन जो जिसकी वजह से नुकसान हुआ वो कौन थे, कॉलोनियल पावर्स थे, मतलब यूरोपियन कंट्रीज थी। अब यूरोपियन कंट्रीज खुद का क्या बता रही है कि भाई हम जो है हम क्या है बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। क्यों सुपीरियर है, बिकॉज वो बताती है कि हम जो है कैसी कंट्रीज हैं। हम हमारा कंट्रीज का देखिए डेवलपमेंट रेट कितना ज़्यादा है, हमारी कंट्रीज का देखिए ये कितना ज़्यादा है, वो कितना ज़्यादा है। तो ये यूरोसेंट्रिज्म का पॉइंट है। तो धीरे धीरे पॉल बेरान ने ये मतलब ये चीज़ समझी कि आप जो बता रहे हो ना कि आपकी कंट्री इतना ग्रोथ कर रही है, ये आपकी कंट्री आपकी वजह से ग्रोथ नहीं कर रही, बल्कि आपने इतने सालों तक के जो कंट्रीज का एक्सप्लॉयटेशन किया है उस वजह से आपकी जो कंट्री है वो ग्रोथ कर रही है। आई होप यहाँ तक कि आपको क्लियर हो गया हो। और इसी के बाद बहुत सारे स्कॉलर्स जैसे कि एजी फ्रैंक, समीर अमीन, एग्री एमैनुअल, ये सारी जितने भी स्कॉलर्स थे इन्होंने कोशिश की कि थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव को सामने लाए। तो उनका ये कहना था, मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो उनका ये कहना था कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनको जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑफकोर्स ही बात है, अगर कोई इंडिविजुअल जीरो से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और कोई इंसान ऑलरेडी एक पॉइंट तक पहुंच चुका है, 10 नंबर तक पहुंच चुका है, फिर उसको 100 तक पहुंचना है तो उसके लिए आसान होगा। तो वैसे ही कंट्रीज थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब कंट्रीज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आज़ाद हो रही थी, जैसे इंडिया और एशिया की बहुत सारी कंट्रीज 1945 से लेकर 1990 के बीच में आज़ाद हुई। तो उस टाइम पर जो है वो कंट्रीज की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस। और देखिए इकोनॉमिक कंडीशन जब आपकी ख़राब होगी तो डेफिनेटली बाकी सारी चीज़ें भी आपकी ख़राब होगी। जैसे कि सोशल कंडीशंस खराब होगी, बिकॉज हेल्थ सैनिटेशन फैसिलिटीज़ वगैरह आप अच्छी प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। तो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है बाकी सारी कंडीशंस को पे इम्पैक्ट डालती ही डालती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो कंडीशंस थी ऑफ दी जो कॉलोनीज वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन यहाँ पर जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है क्या कर रही थी, जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, इसलिए जो है हम एक्सेल कर पा रहे हैं। लेकिन इसको चैलेंज करने की ज़रूरत थी और इसको चैलेंज करते हैं बहुत सारे स्कॉलर्स। तो वैसे ही एजी फ्रैंक जो है वो बताते हैं, आइडिया देते हैं डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट का। उसमें यही बताते हैं कि बहुत सारी जो कंट्रीज है थर्ड वर्ल्ड की, ये इसलिए बैकवर्डनेस फेस नहीं कर रही बिकॉज उनके वहाँ का डेमोक्रेटिक सिस्टम, मतलब उनका जो सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम वो अच्छा नहीं है, बल्कि इसलिए बैकवर्डनेस फेस कर रही है बिकॉज वो इतने सालों से जो है कॉलोनीज रह चुकी है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है, वही है। उसके बाद बहुत सारे, अगर आपने सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ा है मुझसे, मैंने आपको बताया था एग्री मैनुअल का जो नोशन था, ट्विन नोशन ऑफ अनइक्वल एक्सचेंज, जिसको हम ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में कहे तो। मतलब हमारे इंडिया से बहुत सारा रॉ मटेरियल जो है वो ब्रिटिशर्स में जाता था, ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रीज जो है वो मतलब हमारे इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हद तक के हुआ, और जितनी भी हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो रुइन हो गई, और बाहर से ब्रिटिशर्स द्वारा क्या किया गया, बहुत सारा जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट्स जो है हमारी कंट्री में बेचे गए। तो कहीं ना कहीं हमारा ये कंट्री जो कि एक प्रोड्यूसर कंट्री था उसको जो है एक रॉ मटेरियल कंट्री के रूप में जो है ट्रांसफर कर दिया गया। इसको अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग तरीके से समझाया है। जैसे कि एजी फ्रैंक इसको मेट्रोपोलिस सैटेलाइट मॉडल बताते हैं। इसमें वो बताते हैं कि इसमें क्या किया गया, अनइक्वल रिलेशन ऑफ ट्रेड। और जैसे कि जितना भी हमारे पास रॉ मटेरियल हमारा इंडिया से बाहर जाता था उसके बदले में हमें सरप्लस मिलना चाहिए, बट वो भी नहीं मिलता था। ये सारा सरप्लस जो है कौन खा जाता था, जो ब्रिटिशर्स के जितने भी ऑफिस थे वहाँ पर ये यूटिलाइज हो जाता था। तो इससे जो है हम समझ सकते हैं किस तरीके से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है सफ़र किया है। उसके बाद हम बात करते हैं समीर अमीन की। तो समीर अमीन जो है वो बताते हैं कि कॉन्सेप्ट देते हैं सेंटर और पेरिफेरी का। तो वो भी यही बताते हैं कि किस तरीके से जो है हमारा जो रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन था किसके साथ, जो हमारी कॉलोनीज थी उनके साथ कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन था वो इस तरीके का था कि हमारा नुकसान होते रहा बहुत टाइम तक के। हमारा मतलब जितनी भी कॉलोनियल कंट्रीज है उनका बहुत हद तक के नुकसान होते रहा। वैसे ही डॉस सेंटोस भी बताते हैं तीन तरीके के डिपेंडेंसीज, मतलब वो बताते हैं कि किस तरीके से जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वो किस पर डिपेंडेंट थी, डेवलप्ड या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उस पर किस तरीके से डिपेंडेंट थी। पहली चीज़ तो कॉलोनियल डिपेंडेंस, मतलब बहुत टाइम तक वो कॉलोनीज रही है।
तो ऑफकोर्स ही बात है, एक डिपेंडेंस वो भी था। दूसरा डिपेंडेंस ये था फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल डिपेंडेंस। मतलब आपको पता है जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने कोई सीरियस कोशिश नहीं की कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन करे, बल्कि जब वो इंडिया में आए थे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन उनकी कंट्रीज में शुरू हो चुका था, मशीन बेस्ड प्रोडक्शन शुरू हो चुका था। बट इंडिया में उन्होंने ये चीज़ करने की कोई भी कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको जो है उस चीज़ के लिए क्या लगता, फाइनेंशियल एड लगता। वो जो है इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना ही नहीं चाहते थे। और साथ साथ थर्ड पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल डिपेंडेंस। मतलब ये कि वो ना ही जो है टेक्नोलॉजिकली मतलब जो अंडर डेवलप कंट्रीज है, आज भी आप देखेंगे, आपको पता है कि इंडिया में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, आपको पता होगा कि इंडिया की टेक्नोलॉजी बहुत बैकवर्ड है एज कम्पेयर टू, अगर आप यूएस की टेक्नोलॉजी देख लीजिए, यूके की टेक्नोलॉजी देख लीजिए, आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर आप नहीं भी जा सकते, आप यूट्यूब पे देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि वहाँ की फैक्ट्रीज, वहाँ की इंडस्ट्रीज किस तरीके की फंक्शन करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जिस तरीके का आज भी जो है, जो अंडर डेवलप कंट्रीज है, वो किस पे डिपेंडेंट है, डेवलप कंट्रीज पे डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है, और कैपिटल के लिए भी डिपेंडेंट है, बिकॉज अंडर डेवलप कंट्रीज का बहुत सारे रिसोर्सेज का एक्सप्लोइटेशन जो है और डेवलप कंट्रीज ऑलरेडी कर चुकी है। और अब जो है डेवलप कंट्रीज क्या कह रही है कि भाई तुम्हारा डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज तुम लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा नहीं है, ठीक है। अब हम जो है उनका पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो भी कर ले तो भी हमारा डेवलपमेंट नहीं होने वाला, बिकॉज हमारा डेवलपमेंट 200 साल पीछे चल रहा है, क्योंकि 200 साल तक उन्होंने जो है हमें एक्सप्लॉइट किया है। और ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, बहुत सारी एशियन कंट्रीज के साथ हुआ है। तो यहाँ तक कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो बहुत सारे स्कॉलर्स जैसे कि अगेरी इमैनुअल, जॉफरे के और बहुत सारे दूसरे स्कॉलर्स जो है वो सिमिलर पॉइंट जो है देने की कोशिश करते हैं। अब ये सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मतलब अब क्या कोशिश की जा रही है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ये को देने की कोशिश कर रही है कि अब जो यूरोसेंट्रिज्म था उससे हम कहीं ना कहीं बाहर आएंगे, ठीक है। और यूरोप हमें जो है कहेगा, हम वो बात नहीं मान लेंगे कि यूरोप ने कह दिया कि भाई डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो हम मान लेंगे, ठीक है। तो अब हमें जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ये करना है कि हमें यूरोसेंट्रिज्म से बाहर आना है, और इसी चीज़ की जो है हम कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ हो। हम आ चुके हैं हमारे कंक्लूजन के ऊपर। हमने समझा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के हमने अप्रोचेस देखे, हमने देखे कि क्या क्या तरीके से आप जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी कर सकते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। उसके साथ हमने ये भी समझा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर डिफरेंट तरीके की चीज़ें होती है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन करते हो आप किसी कंट्री का, एनालिसिस करते हो, प्रिडिक्शन करते हो और जनरलाइजेशन करते हो। तो यहाँ तक कि हमें समझ में आया कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करने का काम क्यों किया जा रहा है, वो भी हमने समझा, और उसका स्कोप क्या है वो भी समझा। लिमिटेशंस के बारे में हमने बात की, यूरोसेंट्रिज्म से कैसे हम बाहर आ सकते हैं उसके बारे में भी हमने बात की। तो यहाँ तक कि आई होप आपको क्लियर हो चुका हो। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है ये पॉलिटिकल साइंस की। ये चीज़ आपको जो है समझ में आई होगी, ठीक है। और इससे पढ़ने से हम क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ने से हमें समझ में आता है कि जब हम नेशनल, रीजनल या इंटरनेशनल लेवल पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, तो उससे जो है हमें आइडिया मिलता है कि क्या बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, और क्या हमें जो है इम्प्रूवमेंट करने चाहिए हमारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो चुका हो। और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये फिनिश होता है। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नई यूनिट के साथ। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।